नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए। हम यहाँ पर क्वालिटी का एक वन शॉट वीडियो रहेगा। इसमें हम सभी टॉपिक यहाँ पर चर्चा कर लेंगे। लमसम हम यहाँ पर इस वीडियो में 255 के आसपास सवाल डिस्कस करेंगे, जिसमें भारतीय संविधान के स्रोत वगैरह, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, ठीक है, डीपीएसपी जितने भी हैं या फिर न्यायिक ढांचा, जो भी टॉपिक दिया गया है वो सभी टॉपिक हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने कौन कौन से टॉपिक। तो पहला टॉपिक दिया गया है भारतीय संविधान सभा। सभा से आपके क्या क्या सवाल बन सकते हैं वो चलिए शुरू करते हैं। पूछा गया है, निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। कानूनी सलाहकार की जब भी बात आएगी तो ये हो जाते हैं कौन, BN राव हो जाते हैं। ठीक है, बाकी प्रारूप समिति वगैरह के आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हो जाते हैं। कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? ठीक है, ये पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है। तो देखो यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं तो धर्मनिरपेक्ष आपका नहीं है। ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और आपका अखंडता जो शब्द हैं वो आपके बाद में जोड़े जाते हैं। धर्मनिरपेक्ष आपका मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है, बाकी लोकतांत्रिक, गणराज्य और आपका संप्रभु, ठीक है, संप्रभु, सार्वभौमिक, ये सभी चीजें आपको दी गई थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन महान आदर्शों का उल्लेख किया गया है? तो इसमें आपका किसका किसका किया गया है? तो ये आपका विचार का किया गया है, अभिव्यक्ति का किया गया है, विश्वास फिर आस्था और उपासना की स्वतंत्रता का आपका महान आदर्शों का उल्लेख यहाँ पर देखने को मिलता है। क्या भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है? निम्नलिखित में से क्या जो है जो भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है आपका कि ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों के प्रति संवेदनशील, ये तो दिखाया गया है। ठीक है, सामुदायिक मूल्यों के प्रति उदारवादी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील, और लास्ट वाला कह रहा है कि एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। ठीक है, तो यही आपका गलत हो जाता है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है? तो आपका संघवाद का कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, समाजवादी शब्द देखने को मिलेंगे आपको। भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसके द्वारा हाथों से लिखा गया है? तो अंग्रेजी में पूछा गया आपसे तो ये हो जाते हैं प्रेम बिहारी नारायण रायचादा के द्वारा लिखा गया है। इटैलिक भाषा में लिखा गया है। ठीक है, इटैलिक शैली में लिखा गया है। निम्नलिखित शख्सियतों में से कौन संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली समिति का संविधान सभा का प्रमुख प्रारूपकार कौन था? तो ये पूछा गया। मसौदा किसने तैयार किया था? तो मसौदा तैयार करने वाले व्यक्ति थे, इनका नाम था SN मुखर्जी हो जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित संदर्भ में राज्यों के संघ के अर्थ के संबंध में कौन सा कथन गलत है पूछा जा रहा है। ठीक है, कौन सा कथन आपका गलत है? कह रहा है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए देश को विभिन्न राज्यों में विभाजित किया गया था, तो बिल्कुल किया गया था। ठीक है, ये तो सही है। आपसे निगेटिव पूछा गया है। तो दूसरा देखते हैं, भारतीय संघ इनमें से शामिल होने के लिए संप्रभु इकाइयों द्वारा एक समझौते का परिणाम था, तो समझौते का नहीं। ठीक है, यही गलत हो गया। विभिन्न सूचियों के माध्यम से केंद्र एवं राज्यों की शक्तियों की गणना करता है, तो ये भी सही है। संघ समझौते का परिणाम न होने के कारण किसी भी राज्य को इससे अलग होने का अधिकार नहीं है, तो ये भी आपका पॉइंट सही है। ठीक है, किसने सुलेख शैली में मूल भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण लिखा था? हिंदी वाले व्यक्ति थे वो थे बसंत कृष्ण वैद्य थे। ठीक है, अगर अंग्रेजी पूछता तो आपके प्रेम बिहारी नारायण रायचादा हो जाते हैं। भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग या ढांचा काफी हद तक के अधिनियम से लिया गया है, तो 1935 का जो अधिनियम आया था उसी से आपको देखने को मिलता है। भारतीय संविधान को वर्ष में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, तो अपनाया कब गया था? तो अपनाया गया था 1949 को। ठीक है, जैसे नहीं आंशिक रूप से जब लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को, पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसके बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया था? तो को उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने
पेश किया था वही चल के आगे चल के प्रस्तावना का रूप धारण कर लेता है। भारत के संविधान सभा की प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो यहाँ पर कैसा है, तो यहाँ पर आपका संसदीय प्रणाली है, ठीक है। कैसी प्रणाली हो जाती है, संसदीय प्रणाली हो जाती है, ठीक है। अध्यक्षीय नहीं है, ठीक है। अध्यक्षीय वगैरह आपको अमेरिका वगैरह में देखने को मिलती है। गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह कौन सा हो जाता है, तो ये आपका हो जाता है बीटिंग रिट्रीट समारोह हो जाता है, ठीक है। बीटिंग रिट्रीट समारोह। सभी देशों का अपना संविधान होता है, तो कैसा संविधान, सभी लोकतांत्रिक देशों का अपना संविधान होता है, तो दूसरा वाला उत्तर सही हो जाएगा। कौन सी भारत के संविधान की एक विशेषता नहीं है, ठीक है। एक तो देखो एकल नागरिकता, तो ये तो आपकी एक विशेषता हो जाती है, ठीक है। एकीकृत न्याय व्यवस्था ये भी है, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति ये भी है, लेकिन द्विसदनीय विधायिका ये नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक पूछा गया है तो यहाँ पर द्वितीय लिखा है, द्विसदनीय विधायिका ये नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। अगला दिया गया है आपका भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है, ठीक है। संघीय विशेषता कौन सी नहीं है, ठीक है। तो संघीय विशेषता नहीं है, तो ये हो जाता आपका, कह रहा है कि दोहरी सरकार, ये तो संघीय हो गया है, ठीक है। शक्तियों का विभाजन ये भी हो जाता है, लिखित संविधान ये भी, अखिल भारतीय सेवाएं ये इसमें नहीं आएगा। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय किसने कहा है, तो ये आपका किसने कहा है भाई, अर्धसंघीय केसी हुयत करके जो थे उन्होंने कहा है, ठीक है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही बैठेगा। संविधान सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है। कौन सा कथन आपका सही है, तो देखो संविधान सभा ने मई 1947 में भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की, तो ये तो आपकी बात सही है क्या, क्यों भाई, तो ये तो बात सही नहीं है, ठीक है। अब संविधान सभा ने जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया था, ये तो सही है, ठीक है। संविधान सभा ने जनवरी 1948 में राष्ट्रीय गीत को अपनाया था, 48 में नहीं 50 में ही अपना लिया था। संविधान सभा ने जुलाई 1946 को नहीं 47 को अपनाया था, ये भी गलत हो जाता है, ठीक है। अगला है भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी, तो टोटल कितनी थी, 15 थी। अगर पूछता एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, तो बेगम अयाज रसूल हो जाती। भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सदन समिति के आपके अध्यक्ष हो जाते हैं, उनका नाम है पट्टाभी सीतारमैया जी हो जाते हैं। आलादी कृष्णा स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के किसके अध्यक्ष थे, ठीक है। आलादी कृष्णा स्वामी ये जो हो जाते हैं वो साख समिति के आपके अध्यक्ष हो जाते हैं। संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा के द्वारा मान्यता दी गई थी, ये देखो नया सवाल है, ठीक है। तो किसके द्वारा दी गई थी, तो धारा 8(1) के तहत दी गई थी, ठीक है। जीवी मावलंकर भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे। जीवी मावलंकर जो आपकी किसके अध्यक्ष थे, तो ये आपके जीवी जो मावलंकर हो जाते हैं, ये आपका कार्यों पर समिति जो बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे, ठीक है। जीवी मावलंकर जो थे वो आपके कार्यों पर समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है, संविधान सभा में जो थे। अच्छा, संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था, तो संविधान सभा का जो 10वां सत्र किया गया था वो 6 से 17 अक्टूबर 1949 को किया गया था, ठीक है। तो एक टॉपिक हम लोगों का खत्म हो चुका। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, अपना भारतीय संविधान के स्रोत, ठीक है। भारतीय संविधान के स्रोत, तो यहाँ पर हम लोगों ने 9 मिनट के एक्सप्रॉक्स हमने 25 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे। संविधान के स्रोत, ये भी आपका छोटा ही टॉपिक है। भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से, तो ये आपका इंग्लैंड यानी ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से, ब्रिटेन से लिया गया है इसे, ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया। दूसरा है भारतीय संविधान में भाईचारे की भावना कहाँ से ली गई है, भाईचारे की भावना आपके फ्रांस के संविधान से ली गई है, ठीक है, भ्रातृत्व वगैरह यही सब। भारतीय संविधान में स्वाधीनता और बंधुत्वता को शुरू करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये भी आपका कहाँ से, फ्रांस से ही लिया गया है, ठीक है।
मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आपका सोवियत रूस यूएसएसआर से लिया गया है। भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकाल प्रावधान जो है वो आपका कहाँ से? जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, आपातकाल अगर वही पूछता वित्तीय आपातकाल तो अमेरिका से के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व किस? तो आपका ये तो आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, मार्शल लॉ की अवधारणा को मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है किस देश से लिया गया? तो मार्शल लॉ की जब भी बात आएगी तो आपका हो जाएगा यूके। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम से। भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों का प्रावधान निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? तो किससे प्रेरित है? तो मूल कर्तव्य पूछे गए हैं तो मूल कर्तव्य भी आपके यूएसएसआर के संविधान से हो जाते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस देश के अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है? बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है तो आपका यूएसए के संविधान से प्रेरित हो जाते हैं। ठीक है, कहाँ से? यूएसए के संविधान से। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति का पद का जो प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता की अवधारणा, विधियों का समान संरक्षण पूछता अगर तो अमेरिका हो जाता, और विधि के समक्ष समता की अगर बात करता है तो ये ब्रिटेन हो जाएगा। कौन सा? ब्रिटेन हो जाएगा। चलिए कुछ और भी सवाल है भाई, क्या है? हाँ, इधर अगला पूछा गया है भारत एक संसदीय लोकतंत्र है जो वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। तो संसदीय वाला तो ये ब्रिटेन से ही तो यूनाइटेड किंगडम हो जाता है यहाँ पर। भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो गणतंत्र की जब भी बात आएगी तो ये आपका कहाँ से? फ्रांस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो साउथ अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन का प्रावधान। कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया? तो कनाडा के संविधान से जो लिया गया है वो आपका जो इसमें हो जाता है उच्चतम न्यायालय का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार हो जाता है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, कनाडा के संविधान से ये लिया गया है। चलिए अब अगला टॉपिक शुरू होता है अपना। कौन सा? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। ठीक है, ये आपका टॉपिक शुरू होता है, इसमें हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहला टॉपिक है, पहला क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे कौन थे? तो आपके अध्यक्ष हो जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर पूछता अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो आपके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे भाई? अस्थायी अध्यक्ष तो ये आपके सच्चिदानंद सिन्हा हो जाते हैं। चलो दूसरा सवाल है, आपसे पूछ रहा है भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, कह रहा है कि यह कई संविधानों का मिश्रण है। बिल्कुल सही है, तो ये भाई यही तो सही हो गया। फिर कह रहा है कि यह पूरी तरीके से ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है। गलत बात है, क्योंकि 60 से अधिक देशों के संविधान से इसमें प्रावधान लिए गए हैं। तीसरा कह रहा है यह केवल भारत शासन अधिनियम से, ये भी गलत हो जाता है। यह पूरी तरह से कनाडा के मॉडल पर आधारित है, ये गलत है, क्योंकि कनाडा के मॉडल पर अगर बात करते हैं तो अपना जीएसटी वाला मॉडल कनाडा के जीएसटी मॉडल पर आधारित है। कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपका 26 नवंबर को। इसी दिन आपका राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से लागू किया गया था। ठीक है, चलो भाई आगे बात कर लेते हैं। अगला सवाल पूछा गया है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, अगला सवाल है, आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई? अरे भाई चला गया कहाँ? हाँ, ये पूछ रहा है कि आपका भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारत का सर्वोच्च कानून भारतीय संविधान को माना जाएगा। और किसको माना जाएगा? भारतीय संविधान को माना जाता है। भारत का संविधान को लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगला पूछा गया है, अभिकथन और कारण दिया गया है, और अभिकथन में कहा गया है भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। दूसरा कारण कहता है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।
तो क्या इसीलिए लागू हुआ था? तो ये दोनों क्या सही हो जाएंगे? तो दोनों सही हो जाएंगे, लेकिन ये व्याख्या नहीं करता है, ठीक है, व्याख्या नहीं करता है, दोनों सही हो जाएंगे। संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? तो यानी वही ड्राफ्टिंग कमेटी, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हो जाएंगे। कौन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। तो ये कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही संविधान सभा का निर्माण हुआ था, ठीक है। अगला पूछा जा रहा है आपसे कि भारत के लिए सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने दिया था? तो ये आपके कौन थे? इनका नाम था एम.एन. रॉय हो जाते हैं। 1934 में इन्होंने दिया था। भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने करी थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने करी थी। 9 दिसंबर को हुई थी। दूसरी वाली 11 दिसंबर को हुई थी, ठीक है। जो राजेंद्र प्रसाद, उसमें स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हो जाते हैं। इसमें कुल 7 मेंबर होते हैं। संविधान सभा के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों का कथन यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रस्तुत किया था? तो ये जस्ट यही हो जाते हैं। कौन? नेहरू जी ने किया था। और यही आगे चलकर प्रस्तावना का रूप धारण कर लेता है। भारतीय संविधान के प्रारंभ के समय इसे अध्यायों में विभाजित किया गया था। तो उस स्टार्टिंग में इसमें आपके कितने अध्याय थे? तो स्टार्टिंग में आपके 22 अध्याय थे। वर्तमान में 25 आपके अध्याय हो जाते हैं। चलो भाई, खत्म कहानी। अगला टॉपिक शुरू होता है अपना मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, ठीक है। चलो देख लेते हैं। तो कह रहा है कि पहला सवाल पूछा गया है कि 1950 में भारतीय संविधान द्वारा मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार शामिल किए गए थे? तो ये आपका कितने थे? 7 थे, ठीक है। लेकिन आपका 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके उसे कानूनी अधिकार में डाल दिया गया था, ठीक है। तो कितने थे उस स्टार्टिंग में? 7 थे, ठीक है, 7 थे। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो आरक्षण जैसी नीतियां समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है, ठीक है, उल्लंघन नहीं है। तो ये आपका जो बताया गया ये 16 के 4 में बताया गया है, ठीक है। 16 में ही आर्टिकल 16 में ही रोजगार के अवसर की बात की जाती है। कौन सा अधिकार जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्यों में नियोजित करने पर रोक लगाता है? तो ये आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाता है। आर्टिकल 23 और 24 में बोला गया। 14 वर्ष की जब बात आएगी तो आर्टिकल आपका सीधे सीधे आपका 24 हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल है किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर जुर्माना या सजा का प्रस्ताव रखा था? प्रस्ताव रखा था, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं है, उसे लागू नहीं किया गया था। तो प्रस्ताव रखा था तो ये स्वर्ण सिंह समिति ने प्रस्ताव रखा था कि अगर मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं हो रहा तो सजा या जुर्माना की बात की जाती। संस्कृति व शिक्षा के अधिकार का उद्देश्य क्या हो जाता है? तो अल्पसंख्यक समुदायों की भाषा और संस्कृति और धर्म की रक्षा करना। दूसरा वाला उत्तर बिल्कुल सही बैठ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है? तो किसे मौलिक अधिकारों को लागू किया जा सकता है, बाकी डीपीएसपी मौलिक कर्तव्य ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं। 11वां मौलिक कर्तव्य जो आपका 6 से 14 वर्ष तक के जो हैं बच्चों के लिए बात करता है। 6 से 14 वर्ष तक के आयु के वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा की बात करता है। ये 86वां मौलिक कर्तव्य जो है 11वां वाला, तो ये आपका 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से नहीं 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, ठीक है। भारतीय संविधान में उल्लिखित कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में असत्य पूछा जा रहा है, ठीक है, असत्य पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि उपासना करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, हाँ ठीक है। और कह रहा है कि इसका उल्लेख आर्टिकल 25 से 28 है, ये भी बात सही कही गई है, ठीक है। कह रहा है यह धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है, ये भी सही है। इसका उल्लेख है कि राज्य अपना धर्म होगा, यही गलत हो जाता पॉइंट, ठीक है, राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन उल्लिखित मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कथन असत्य पूछा जा रहा है, ठीक है, नेगेटिव पूछा जा रहा है, तो देख लेते हैं। कह रहा है कि जो मौलिक अधिकार, ठीक है, या न्याय योग्य हैं, तो बिल्कुल हैं भाई, ये तो सही है। कुछ मौलिक अधिकार नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, तो ये भी आपका पॉइंट सही हो जाता है। आपातकाल के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं, हाँ किए जा सकते हैं, आर्टिकल 20-21 को छोड़ करके बाकी सभी किए जा सकते हैं।
आपातकाल के दौरान केवल आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित किया जा सकता है, तो केवल नहीं, ठीक है, और भी निलंबित किए जा, मतलब अच्छा ये गलत लिखा है, 20 और 21 को छोड़कर, ठीक है, तो पहला वाला ही आपका गलत हो जाता है पॉइंट, ठीक है। चलो आगे, अगला सवाल पूछा गया, भारतीय संविधान में एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये तो मौलिक कर्तव्य है। देश की संप्रभुता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, ये भी है। सद्भाव और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, ये भी है। स्मारकों की रक्षा करना, क्यों भाई, मौलिक कर्तव्य नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा वो आपका स्मारकों की रक्षा करना, ये भी तो है इसमें, ठीक है, तो इसलिए आपका ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है। चलो देख लेते हैं आगे। स्कूल में क्रिसमस, ईद और होली का उत्सव बच्चों को मौलिक कर्तव्यों के बारे में सिखाने का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य इस प्रकार के आदर्शों की वकालत करता है? तो ये हो जाता है कि देश की रक्षा और राष्ट्र सेवा प्रदान करना, वैज्ञानिक सोच विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को समाप्त करना, सद्भाव और ये भाईचारा, यही हो जाता है। भाईचारे के लिए ही आपका इसमें स्कूलों में क्रिसमस, ईद और होली वगैरह का आयोजन किया जाता है, ठीक है। कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है? तो मौलिक अधिकारों का सीधा सीधा उद्देश्य क्या होता है? तो मौलिक अधिकारों का उद्देश्य होता है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, तो ये तो डीपीएसपी का होता है, ठीक है। और संपूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करना, ऐसा नहीं, आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना, नई राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ये इसका मेन का टारगेट होता है। कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है, नहीं है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो देखो, सुधार लाना ऐसा कुछ इसमें नहीं बताया गया है, तो बाकी चीजें आपकी सही हो जाती हैं। मानववाद का विकास करना, ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करना, सद्भाव की भावना का विकास करना, ये तो सभी सही हो जाते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है, मौलिक अधिकार नहीं है। तो मतदान का अधिकार, ऐसा कुछ आपका मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी सभी के सभी हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक दिया गया है, ठीक है। समानता का अधिकार 14 से 18 दिया गया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका 26 से आपका 26 से 28 तक दिया गया है। 26 से आपका 30 तक दिया गया है। अच्छा, कौन सा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये आपका देखो, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना, ये तो आता है। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना, ये भी आपका सही हो जाता है, दोनों सही है। वयस्क मताधिकार का प्रयोग करना, ये नहीं होता है, ठीक है, ये यहाँ पर आपका मौलिक कर्तव्यों में नहीं आएगा। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना, ये भी आएगा, ठीक है। तो सी वाला आपका उत्तर यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला पहला देश कौन सा था? ये पूछ रहा है भाई। पहला देश आपका यूएसएसआर था, इसीलिए हमने यूएसएसआर से ही लिया था, ठीक है। मौलिक कर्तव्य हैं, तो मौलिक कर्तव्य जो हैं, क्या भैया नियामक हैं या गैर संवैधानिक हैं, सामान्य हैं या फिर वैधानिक हैं? तो गैर संवैधानिक तो नहीं कह सकते क्योंकि संविधान में इनका उल्लेख किया गया है। ये वैधानिक हैं, ठीक है, ये वैधानिक हैं, ठीक है। ये और कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन किसी भी मामले का निर्णय करते समय न्यायालयों द्वारा दृष्टिगत रखे जाते हैं, ठीक है। चलो भाई आगे आगे बात कर लेते हैं। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि आपका संविधान का कौन सा अनुच्छेद है या परिभाषित करता है कि मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं, ना कि विदेशियों के लिए हैं? तो आपका ये सीधा सीधा इसमें चर्चा की जाती है, तो ये सीधा सीधा उत्तर आपका आर्टिकल 51 के ए में हो जाता है। कौन सा अनुच्छेद? निम्नलिखित संविधान के अनुच्छेद 30 में किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख किया गया है? तो धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों की बात की जाती है इसमें, ठीक है। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक, ये वाला सही है। कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्णित एक मौलिक कर्तव्य हो जाता है? एक मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, तो ये आपका धार्मिक मामलों का प्रबंधन, ये तो मौलिक अधिकार है, ठीक है। निजी संपत्ति की सुरक्षा करना, प्रतिष्ठा की रक्षा करना, देश की रक्षा करना,
तो आपका सी वाला हो जाएगा भाई, देश की रक्षा करना, ये मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख जो किया जाता है वो आपका आर्टिकल किस में हो जाता है, तो आर्टिकल आपका 25 में हो जाता है। 25 में ही सिखों को कपाल जो कड़ा जो नहीं तलवार वगैरह रखने का अधिकार दिया गया है। ठीक है। इस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने और संचालन करने का अधिकार दिया गया, तो आपका ये हो जाता है। स्थापना वगैरह जब भी आती है तो भैया आर्टिकल 30 लगा देना आप। ठीक है। अच्छा, डेटा संरक्षण विधेयक 2021 किस मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करता है, तो ये तो आपका आर्टिकल उसमें हो जाता है, कौन सा भैया 19 वगैरह में आता है। ठीक है। 19 या 21 में आएगा। ठीक है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, गोपनीयता के अधिकार की बात की जाती है। किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों के साथ आसंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाले कानूनों का उल्लेख किया जाता है, तो ये आपका आर्टिकल 13 हो जाता है। ठीक है। कौन सा आर्टिकल 13 हो जाएगा। ठीक है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात की जाती है, तो गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात की जाती है, तो ये आपका हो जाएगा किसमें भाई, तो ये आपका आर्टिकल 22 में हो जाता है। ठीक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का उल्लेख किया जाता है, तो ये आपका आर्टिकल कितने दे रखे हैं, देखो 3 ऑप्शन सेम ही है, तो आपका जो सही उत्तर बैठेगा आपका 51, आर्टिकल 51 के एक के सब क्लास सी में दिया गया है। ठीक है। बाकी तो ये सेम ही उत्तर दिए गए हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं दिया। बाकी आपको भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का उल्लेख किया जाता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा हिंसा को त्यागने की बात की जाती है, हिंसा को त्यागने की बात की जाती है, तो आपका आर्टिकल 51 के आई में। ठीक है। आई में, आई। ठीक है। आई आई त्याग के। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान प्रत्येक नागरिक का एक क्या है, एक भैया मौलिक कर्तव्य हो जाता है, करना ही चाहिए। ठीक है। कौन सा भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का एक प्रकार नहीं है। ठीक है। तो कौन सा आपका जो कह रहा है कि स्वतंत्रता के अधिकार का एक प्रकार नहीं है। ठीक है। नहीं है, तो कह रहा है भाषण की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण ये तो दिया गया है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण ये भी किया गया। सशस्त्र असेंबली के लिए अपराध ये गलत है। ठीक है। ये गलत है, ये गलत पूछा गया। अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण दिया गया, हाँ ये भी बात की जाती है। स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा हो जाता है, तो सबसे प्रमुख अधिकार हो जाता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार हो जाता है। ए वाला ही आपका उत्तर सही माना जाएगा। ठीक है। चलो, हमने कितने टॉपिक कर चुके हैं भाई साहब, 3 टॉपिक हो चुके हैं, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। ठीक है। संविधान सभा और संविधान के स्रोत और संविधान की मुख्य विशेषताएं, तो हो गए कितने टॉपिक, 2, 3 और 4 टॉपिक हो चुके हैं। आप चलते हैं 5वें टॉपिक की ओर। ठीक है। 5वां टॉपिक है आपका कौन सा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। चलो भाई, 5वां टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। इसमें भी हम कितने सवाल करेंगे, 30 सवाल करेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है। चलो अगला सवाल शुरू करते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है, तो अनोखी विशेषता किसे कहा जाता है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अनोखी विशेषता कहा जाता है। संविधान के समान नागरिक संहिता की बात किस भाग में की जाती है, तो भाग 4 में की जाती है, क्योंकि आपका आर्टिकल जो 40 में बताया गया है, नहीं आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता की बात की जाती है, तो ये भाग आपका 4 हो जाता है डीपीएसपी में। ठीक है। किस भाग में कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग किया जाता है, तो आपका किसमें, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया जाता है। भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित हो, ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित हो जाता है। चलिए भाई साहब आगे, सारे सवाल आपके कवर हो जाएंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है। राज्य के नीतियों के सिद्धांत, निर्देशी सिद्धांतों के बारे में कौन सा सच नहीं है। ठीक है। चलो भैया, सच नहीं है।
पहला कह रहा है कि नीतियां बनाने और कानून अभिनीत करते हुए राज्य को ध्यान में रखने वाले आदेशों को दर्शाता है। तो हाँ भाई, दर्शाता है, ठीक है, ये तो सही बात है। वे समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देते हैं और इसलिए सामाजिक और समाजवादी हैं, ये भी सही है। ये उल्लंघन के लिए अदालतों द्वारा कानूनी तौर पर प्रवर्तनीय नहीं है, ये भी बात सही किया गया है। और फिर कह रहा है ये अपने आप प्रवर्तनीय होते हैं, इन्हें कार्यान्वित करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती। यही पॉइंट आपका गलत हो जाता है, बाकी सारे के सारे आपके पॉइंट सही हैं। समान सिविल संहिता जो बात की जाती है आर्टिकल 44 हो जाता है। आर्टिकल 41 में कुछ दशाओं में जो वृद्धावस्था पेंशन वगैरह जैसे नहीं, कुछ दशाओं में रोजगार पाने का अधिकार। 42 में आपका प्रसूति सहायता हो जाती है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व का जस्ट अभी बताया था प्रसूति सहायता जो हो जाता है वो आपका आर्टिकल 42 में बताया जाता है, ठीक है। और 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए देख रेख की जो स्टेट की जिम्मेदारी होती है वो आर्टिकल 45 में बताया जाता है। और आपका अनुच्छेद 44 तो जस्ट अभी बता दिया था, ठीक है। अगला सवाल कौन सा अनुच्छेद कहता है कि माता पिता संरक्षण, जस्ट अभी तो बताया गया है। कौन सा अनुच्छेद कहता है कि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के अपने यथा स्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे। तो ये आपका इसका जो उत्तर हो जाता है, उत्तर हो जाएगा 51 के 1 का के, ठीक है, कि ये वाला सही है। एक्स और वाई एक रेस्तरां में प्रबंधकों के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान कार्य के लिए असमान वेतन मिलता है। अच्छा, कौन सा आपका अनुच्छेद है जो काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है? तो आपका ये आपका कौन सा हो जाता है? तो ये आपका हो जाता है कौन सा, आर्टिकल 39 हो जाएगा, ठीक है। कौन सा भाई साहब, आर्टिकल 39 हो जाता है, ठीक है। सरकारी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों के लिए फसल बीमा सेवा उपलब्ध कराना है। इस प्रकार सरकारी प्रयास भारतीय संविधान के निर्देशित सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो सरकारी प्रयास जो आएंगे किस में आएंगे, तो ये आ जाता है आपका किस में, आर्टिकल 48 में आता है। वहीं अगर आपका आर्टिकल 48 ए में बात करता है तो पर्यावरण संरक्षण की बात की जाती है, जो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। चूंकि पूर्ण समानता असंभव है इसलिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो समानता के अधिकार से संबंधित है और कानून की समान सुरक्षा उचित वर्णित के अधिकार से संबंधित हो जाता है। तो आपका ये सीधा सीधा आपका आर्टिकल 14 हो जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सहकारी समितियों की बात की जाती है? तो आर्टिकल 19 का 1 का बी में बात की जाती है इसमें, ठीक है। तो कौन सा आपका सहकारी समितियों की बात की जाती है, तो आपका कौन सा हो जाएगा भाई, सी वाला उत्तर यहाँ पर सही है, ठीक है। सहकारी समितियों के गठन का उल्लेख किया जाता है, सही है भाई। चलिए अगला सवाल पूछा गया है, एक पिता अपने नौजवान बेटे और उसके किशोर मित्रों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में बता रहा था। पिता किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का प्रचार कर रहे थे? तो मौलिक कर्तव्य का प्रचार कर रहे थे तो आपका जो विरासत वगैरह, तो आपका ये आपका आर्टिकल 51 यानी 51A का एफ में बात की जाता है, ठीक है, बात की जाती है। जनता को राज्य के दमनकारी कार्यों से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बात की जाती है? तो देखो, न्यायिक निर्णय की अगर बात की जा रही है तो यहाँ पर आपका आर्टिकल 12 हो जाता है, जो नहीं विधि के कानून मतलब आपका स्टेट की बात की जाती है, ठीक है। चलो राज्य शब्द के दायरे का विस्तार करते हैं, तो आपका आर्टिकल 12 में बताया गया। जैसे आपका आर्टिकल 36 में स्टेट की बात की जाती है, कामकाजी महिलाओं के लिए काम करने की परिस्थितियां उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके यौन उत्पीड़न की रोकथाम और उनके संगठन में व्यवस्था शामिल करना भी शामिल है, किसके अंतर्गत हो जाता है? तो ये आपका जो इसका उत्तर आपका 42 हो जाएगा, ठीक है, अनुच्छेद 42 में, ठीक है। अनुच्छेदों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों की विशेषता से संबंधित है? तो आपातकालीन आपका 352 से 360 हो जाता है, ठीक है, 352 से 360 हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 जिसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख करता है? तो ये आपका करता है, किसका भैया करता है? तो ये करता है, किसका करेगा? तो सहकारी संघवाद की बात यहाँ पर की जाती है, ठीक है।
कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रगान के सम्मान से संबंधित हो जाता है? तो राष्ट्रगान के सम्मान से संबंधित तो आर्टिकल 51A का ए वाला सब क्लास है। ठीक है। राज्य सभी श्रमिकों को आजीविका और एक सम्मानजनक सेवन स्तर उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से मतलब दिए गए कथन के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? देखो सभी जो आपका श्रमिकों को आजीविका और एक सम्मानजनक जीवन की जब भी बात आएगी तो आपका कौन सा हो जाता है भाई? आर्टिकल 43 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सहकारी समितियों के प्रबंधन से संबंधित हो जाता है? तो ये आपका सहकारी समितियां जो आर्टिकल यहाँ से पूछा गया तो आपका आर्टिकल जेड एच से जेड टी तक हो जाता है। ठीक है, तो आपका 243 जेड एच से 243 जेड टी तक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है कि भारत सरकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत श्रमिकों के लिए मानव गरिमा के अनुकूल जीवन को सुरक्षित करने के लिए अधिनियमित सामाजिक कल्याण और श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है? बाध्यकारी की बात की जाती है तो आपका आर्टिकल 21 हो जाएगा। ठीक है, अच्छे सवाल भैया दिए गए हैं। ठीक है, और भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने के लिए अधिकार की बात करता है? तो आपका यही आपका आर्टिकल 32 हो जाता है। आर्टिकल 226 आपका हाई कोर्ट हो जाता है। पोषण अभियान 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण स्तर को प्राप्त करने का एक कार्यक्रम है। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए बात की जाती है? तो पोषण स्तर जैसे ही बताया था 0 से 6 जब भी आएगा तो आपका आर्टिकल 45 हो जाएगा। कौन सा आर्टिकल? नहीं, पोषण की बात आएगी तो 45 नहीं, यहाँ पर 46 की बात हो जाती है। ठीक है, इसी में अच्छा मदिरा वगैरह की बात भी इसमें की जाती है। ठीक है, स्टेट में मदिरा पान वगैरह बंद करवा सकता है। चलो भाई, पोषण स्तर की बात की जाती है। चलो अगला सवाल यहाँ से पूछा जाता है। अगला सवाल पूछा गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह विचार है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने में या कोई भी खतरनाक काम करने के लिए नहीं लगाया जाएगा? तो आर्टिकल 24 में कहा गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता की बात की जाती है? तो आपका आर्टिकल 5 से 11 भाग 2 में बताया गया है। के एम नजीब बनाम भारत संघ का मामला निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा किससे? तो यानी आर्टिकल आपका 21 वाला। ठीक है, इसी से संबंधित है कि वो राइट टू प्राइवेसी बुट्टा स्वामी केस भी। ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान किया गया? तो आपका भाग कौन सा हो जाएगा? भाग 5 में संघीय कार्यपालिका की बात की जाती है। स्टेट वाला भाग 6 में हो जाता है। ठीक है, और फिर आपका यूटी वगैरह भाग आपका 8 में हो जाता है। ठीक है, यूटी वगैरह की बात की जाती है। अच्छा भैया, ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 2 में नहीं रखा गया क्योंकि भाग जो 2 है वो आपका वाद योग्य है, अप्रवर्तनीय है, विनियम विवर्जित है, वाद योग्य नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वाद योग्य है, क्योंकि आपका भाग 2 में नागरिकता बात की जाती है, मौलिक कर्तव्य वाद योग्य नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है? तो 2 सदन की जब भी बात आएगी तो आपका ये हो जाता है आर्टिकल 79। ऐसे याद कर सकते हो आप सरला से। ठीक है, संसद की बात की जाती है आर्टिकल 79, राज्यसभा की बात की जाती है आर्टिकल 80 और लोकसभा की बात की जाती है आर्टिकल 81 में बताया गया है। ठीक है भाई, अगला सवाल है आर्टिकल 172(2) के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद भंग नहीं होगा। अरे नहीं भाई, पूछा गया है तो अच्छा सही तो है। आर्टिकल 172(2) के अनुसार किसी भी राज्य की विधान परिषद भंग नहीं होगी। ठीक है, सही है। चलो अब चैप्टर नंबर हम 6 की बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर जो 6 है आपका संसदीय प्रणाली से हम सवाल यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है,
हम लोगों ने कितने कर लिए हैं? 5 चैप्टर पूरे हो चुके हैं। अच्छा, अब संसदीय प्रणाली की हम बात करेंगे और यहाँ पर हम लोग 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 50 सवाल यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो भाई। भारतीय संविधान की द्विसदनात्मक विधायिका जो है क्या है, ये क्या बताती है? तो इसमें 2 सदन हो जाते हैं। ठीक है, कौन से? 2 सदन वाला विधायी निकाय हो जाता है। ठीक है, दूसरा वाला आपका सही है। वह सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है जो संसद को कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है? तो ये हो जाता है अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव जिसके खिलाफ लाया जाएगा, अगर एक भी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरे मंत्रिमंडल को भाई इस्तीफा देना होता है। इसलिए आपका यही आपका जो एक शक्तिशाली हथियार के रूप में माना जाता है अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, अगला सवाल है कौन सी कैबिनेट समिति नहीं है? ठीक है, कौन सी कैबिनेट समिति नहीं है? कैबिनेट की नियुक्ति समिति ये तो है। ठीक है, राजनीतिक मामलों की समिति ये भी है, निवेश और विकास संबंधी समिति, मंत्रियों के बीच विवाद पर समिति ये आपका नहीं हो जाती है। ठीक है, सदन की बैठक का पहला घंटा जो प्रश्न पूछने और उत्तर देने के लिए आवंटित किया जाता है उसे आपका क्या कहा जाता है? उसे आपका प्रश्नकाल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है? शून्यकाल आता है। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत कोई धन विधेयक जो राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो फिर कह रहा है कि किसके द्वारा हस्ताक्षरित एक पृष्ठांकित प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित होना चाहिए। यह एक धन विधेयक। तो देखो ये आपका किसके द्वारा होना चाहिए? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा होना चाहिए। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा यहाँ पर होना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा हस्ताक्षरित एक पृष्ठांकित प्रमाण पत्र द्वारा समर्पित होना चाहिए या एक धन विधेयक है। ठीक है, तभी बताया जाएगा यहाँ पर धन विधेयक है। बिना अनुमति के संसद से कितने दिनों की अनुमति के अनुपस्थिति के बाद कोई सांसद अयोग्य हो जाएगा? तो अगर 60 दिन तक वो अगर उपस्थित नहीं होता है तो अयोग्य घोषित हो जाता है। राज्य विधानसभा के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम समय अंतराल कितना हो सकता है? तो ये अधिकतम आपका 6 महीने का हो सकता है। ठीक है, अधिकतम 6 महीने का हो सकता है। ठीक है, चलो भाई आगे बात कर लेते हैं। अगला सवाल जो है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष आपके जीवी मावलंकर थे। अगर बात करें 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष आपके तो ओम बिरला जी हो जाएंगे। लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1951-52 में किया गया था, पहला आम चुनाव किया गया था। राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कितने समय तक मंत्री? तो 6 महीने तक वो मंत्री रह सकता है, फिर वो मंत्री उसको सदस्यता लेनी होगी। ठीक है, संसद में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली के संदर्भ में कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? अच्छा भैया, ठीक है, ये पूछा है कौन से सही हैं। ठीक है, कौन से सही हैं? तो देखो कह रहा है कि विनियोग विधेयक भारत की संचित निधि से निकासी या विनियोग के प्रावधान के लिए पारित धन विधेयक, बिल्कुल ये तो सही है। अनुदान की मांग मंत्रालय विभाग के केवल नियोजित व्यय को पूरा करने के लिए, यही गलत हो गया। ठीक है, अल्पावधि चर्चा तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामलों पर चर्चा करने के लिए जिससे कि एक सदस्य द्वारा नोटिस दिया जाना और 50 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है, ये भी गलत हो जाता है। तो केवल आपके कितने? केवल एक सही है। ठीक है, कौन सा उच्चतम न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान करता है? उच्चतम न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान करता है, कौन करेगा प्रावधान? भारत की संसद ही तो करेगी। ठीक है, कि संसद करेगी। भारत में विधानसभा या विधान परिषद के अधिवेशन के दौरान यदि गढ़पूर्ति नहीं है तो सदन या अधिवेशन को स्थगित करना का कर्तव्य होता है किसका? तो जो विधानसभा में क्या होगा भाई? सभापति या राज्यपाल यही करेंगे भाई। ठीक है, या फिर अध्यक्ष या सभापति करेंगे। ठीक है, अध्यक्ष या सभापति का कर्तव्य होगा। भारतीय संविधान का निम्न से कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित करता है? राज्यसभा में 250 निर्धारित करेगा, कौन करेगा? तो आर्टिकल 80 ही करेगा। ठीक है, 80 में बात की जाती है राज्यसभा की। ठीक है, आर्टिकल 80 हो जाएगा।
राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए तो आपका कितना होना चाहिए, तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आपको बनना चाहिए, कितना उम्र होनी चाहिए, 35 साल होनी, कितनी, 35 साल नहीं, ठीक है, तो 35 साल ही तो होना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर बात करते हैं विधान सभा में 25 साल है, विधान परिषद में 30 साल है, और आपका लोकसभा में 25 साल हो जाती है, ठीक है। किसी राज्य की विधान परिषद में राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से आपका कितना अधिक नहीं होना चाहिए, तो कह रहा है किसी राज्य की विधान परिषद में राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने 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 से अधिक नहीं होते हैं, तो ये भी सवाल आपका अच्छा है, 1/3 से अधिक नहीं होने चाहिए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम सदस्यों को राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए मनोनीत किया जा सकता है, तो आपका 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। अगला सवाल, राज्यसभा द्वारा एक धन विधेयक को कितने दिनों के भीतर या सिफारिशों के साथ या सिफारिशों के बिना लोकसभा में वापस भेजना अनिवार्य होता है, तो ये आपका 14 दिन तक, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 साल होता है, ठीक है। विधानसभा का 5 साल होता है। विधानसभा परिषद का कार्यकाल कितना होता है, तो कुछ भी नहीं होता है। लोकसभा का पहली बार विधिवत गठन को किया गया था, तो हाउस ऑफ पीपल का जो आपका पहली बार जो गठन किया गया था वो आपका कब किया गया था, तो ये किया गया था 17 अप्रैल 1952 को किया गया था। एक राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने दिनों का होता है, तो आपका 6 वर्ष का होता है। अगर पूछे राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, एक भी दिन नहीं होता है, 0। संसद शब्द को संदर्भित करता है, संसद में किसको करेगा, तो संसद जो शब्द होता है संदर्भित करता है, तो राष्ट्रीय विधायिका को करता है, ठीक है। डी वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। किसी राज्य की सीमा को परिवर्तित कर सकता है और उसका नाम बदल सकता है, तो कौन कर सकता है, तो ये कर सकता है, कौन, संसद कर सकती है, ठीक है। कौन कर सकता है, संसद कर सकती है। संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है, राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है, तो राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाएगा, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद चलाते हैं। अच्छा, संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किनके लिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया जाता है, तो देखो यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं तो सीटों का आरक्षण आरक्षण की जो बात की जाती है वो आपका अनुसूचित जातियों के लिए की गई है, और अभी तक अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर बाकी अन्य पिछड़ा वर्ग या महिलाओं के लिए कोई भी बात नहीं की जाती। 106वां संविधान संशोधन जो आया था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो 2026 से लागू होगा, उसमें 33% की बात की जाती है कि फीमेल को यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। किस देश को लोकतंत्र का किस देश को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, हैं? किसी देश को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो ये आपका किसे, संसद को कहा जाता है। हाँ भैया, ठीक है। मंत्रिपरिषद, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल पूछा गया है, किसी राज्य, ये तो हो गया सवाल, ये भी हो गया, लोकसभा सीटों आवंटन ये भी हो गया है। अगला सवाल ये पूछा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो मंत्रिपरिषद जो होती है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है, लोकसभा के। किस राज्य के किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन है, तो कौन सा है भैया यहाँ पर, तो केवल 6 ही सीट तो हैं यहाँ पर, आप पहचान लो कौन सा सीट हो जाता है जहाँ पर राज्य विधानमंडल में 2 सदन हो जाते हैं। 2 सदन हो जाते हैं तो महाराष्ट्र में है, ठीक है, बिहार में भी है, यूपी में भी है, तेलंगाना में भी है, ठीक है। छोटे राज्यों के कुछ अपवाद के अतिरिक्त राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 50 कितनी होती है, तो 60 और 500, ठीक है, ऐसा कुछ क्या होता है भाई, हाँ भाई सही है, ठीक है, 60 से 500 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है, 60 से कम नहीं होनी चाहिए। चलो भाई आगे बात कर लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे, अगला सवाल है 30 नंबर, कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए
से अधिक सदस्य नहीं होंगे। कितने से सदस्य अधिक नहीं होंगे? तो आपका 20 से सदस्य अधिक नहीं होंगे। ये भी आपका अच्छा सवाल है। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हो जाते हैं? तो सरकार के कितने अंग हो जाएंगे? सरकार के अंग 3 हो जाते हैं। किसी सदस्य द्वारा सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को संक्षिप्त करने के लिए पेश किया गया एक प्रस्ताव है। तो ये प्रस्ताव जो बात की जा रही है, और वो भी कैसा प्रस्ताव है? तो सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को संक्षिप्त करने के लिए, ठीक है। तो ये समापन, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 साल होता है। कितना? 6 साल होता है। राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने या बनाने की शक्ति किसके पास में होती है? तो ये किसके पास में होती है भाई? किसके पास में होगी? संसद के ही पास होती है, ठीक है। कौन सा? भारत में संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है, पूछ रहा है, ठीक है। कह रहा है कि संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है, तो विधायिका में मंत्रियों का सदस्यता ये तो है। निचले सदन को भंग नहीं किया जा सकता है, किया तो जा सकता है भाई, निचले सदन को भंग किया जा सकता है, तो यही तो गलत लिखा गया। नाम मात्र और वास्तविक अधिकारियों की उपस्थिति होती है, और विधायिका के लिए कार्यपालिका की सामूहिक जिम्मेदारी भी होती है। चुनाव के बाद राजनीतिक दलों द्वारा गठित गठबंधन जब कोई भी दल स्पष्ट बहुमत बनाने के लिए पर्याप्त सीटें प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता है, तो उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो मतलब उसे भाई क्या कहा जाएगा? तो उसे गठबंधन कहा जाएगा। ऐसा सवाल का है, पूछ लेते हो। संसद के सत्रावसान और नए सत्र में पुनर्गठन के मध्य की अवधि क्या होती है? अच्छा, ये सही है। कह रहा है कि संसद के सत्रावसान और नए सत्र में पुनर्गठन के मध्य की अवधि को क्या कहा जाता है? मतलब सत्रावसान हो गया और नया सत्र के जब तक गठित होगा तब तक उसके बीच के पीरियड को क्या कहा जाएगा? तो कहा जाएगा मध्यावकाश कहा जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा, ठीक है। अच्छा, लोकसभा अध्यक्ष है नहीं, उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भैया कौन करेगा? तो करेंगे राज्य के उपसभापति करेंगे, ठीक है। राज्यसभा के उपसभापति करेंगे, ठीक है। सी वाला उत्तर आपका सही बनेगा, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल देखो भाई। अगला सवाल पूछा गया, महाराष्ट्र राज्य में राज्यसभा की सीटें कितनी हो जाती हैं? तो महाराष्ट्र में आपकी कितनी सीटें? 19 सीटें हो जाती हैं। जैसे अपने यूपी में राज्यसभा की सीटें कितनी हो जाती हैं? तो 31 हो जाती हैं। यूपी में लोकसभा की सीटें कितनी हो जाती हैं? 80 हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते संसद द्वारा वर्ष में पहली बार पारित अधिनियम द्वारा शासित हुए थे। तो पहली बार कब हुआ था? तो ये आपका 1977, ठीक है, जब काम के बदले अनाज योजना शुरू हुई। लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा को सौंप सकता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको भैया सौंपेगा? और लोकसभा के उपाध्यक्ष को। जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को सौंप लेता है, बस काम हो जाता है, आपस में ही कर लेते हैं। लोकसभा में भारत के संविधान के किस नियम के तहत चर्चा में सदन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव शामिल नहीं होता है? तो कौन सा नियम है? अच्छा भैया, कौन से नियम के तहत औपचारिक प्रस्ताव शामिल नहीं होता है? तो ये आपका हो जाता है कौन सा? नियम नंबर 193। लोकसभा के अध्यक्ष को प्रोटेम नियुक्त करता है? लोकसभा के अध्यक्ष को प्रोटेम नियुक्त करता है। कौन नियुक्त करेगा? प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति होती है, वो नियुक्ति कौन करेगा? वो आपका राष्ट्रपति करता है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, तो किसी भी सदन से शुरू करो, ठीक है। और किसी भी सदन से शुरू करो, लेकिन आपका अगर बात करते हैं उपराष्ट्रपति का, तो केवल वो राज्यसभा से ही उसका स्टार्टिंग किया जाएगा, ठीक है। तो आपका हो जाता है संसद के किसी भी सदन में शुरू कर दो इसको भैया। पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में पेश किया गया था। तो पहला लोकपाल विधेयक जो आपका पेश किया गया था 1969 में पेश किया गया था। कब किया गया था? 1968 में पेश किया गया था। अच्छा, ठीक है भाई। भारतीय भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम अधिकारी कौन होता है? तो ये संसद को ही तो अधिकार दिया गया है, वही सारी चीजें डिसाइड करेगा, ठीक है। भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की अधिकतम संख्या 525 से बढ़ाकर
545 की गई थी। तो ये आपका कौन सा संविधान संशोधन हो जाता है? तो आपका 24वां संविधान संशोधन। और कौन सा नहीं, 31वां संविधान संशोधन जो आपका 1973 वाला हुआ था, ये वाला आपका उत्तर एकदम सही हो जाएगा, लल्लन टॉप। ठीक है, संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को कहते हैं, तो वर्तमान सत्र के निष्कासन को कहा जाता है, तो ये कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। अच्छा भैया, संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? तो आपका 6 महीने का हो सकता है अधिकतम। ओ भैया, अधिकतम पूछा गया, मतलब न्यूनतम कितना हो? न्यूनतम, तो बात तो सही है, 6 महीने का बिल्कुल सही है। ठीक है, अधिकतम अंतराल 6 महीने का हो सकता है। ठीक है, 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? तो वैधानिक सत्ता का अधिकार सीधे सीधे किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। ठीक है, ओके, बाय बाय। और हम बात करेंगे कितने चैप्टर हो चुके हैं अपन के चैप्टर हो चुके हैं कितने भैया? 6 चैप्टर हो चुके हैं। अब बात करते हैं 7वें नंबर का, केंद्र राज्य संबंधों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, ये रहा आपका भैया केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, कैसा लग रहा है वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हम लोग यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं लमसम अप्रॉक्स कितने क्वेश्चन, 50 इसमें थे, और 50 85 हो गए, 80, और यहाँ पर 80 और 80 110, 110 हो गए, 110 और आपका 30 सवाल, 110 और 140 और 140 और 25 सवाल, 140 और 40, 165 के आसपास हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, इतने सवाल आपको देखने को नहीं मिलेंगे किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो। 165 के आसपास हम लोग कर चुके हैं, 55 मिनट में ही कर चुके हैं। ठीक है, चलो भाई अगला टॉपिक हम लोगों से शुरू होता है। 1 शॉट वीडियो चल रहा है भैया। ठीक है, रुकने वाले पर करा केंद्र राज्य संबंध पर। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? भारत की पहली महिला जो मुख्यमंत्री हो जाती है, सुचेता कृपलानी जी की जय हो। राज्य के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो आपका राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो आपका उपराज्यपाल कहा जाता है, जैसे आपका दिल्ली में, पुडुचेरी में। ठीक है, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के नियुक्ति होने के लिए आपका न्यूनतम 35 साल होने चाहिए। भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर की अगर बात की जाती है, ठीक है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की जब हम बात करते हैं तो ये आपका केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राजमन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी? तो कौन सा राज्य हो जाता है? तो आपका तमिलनाडु हो जाएगा। संघ एवं राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? तो ये आपका संघ एवं राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? तो ये आपका इनमें से सभी। ठीक है, इसे राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची सभी को लिया जाता है इसमें। चलो भाई आगे। अगला सवाल है आपका, पूछ रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A में, ये तो जस्ट आपका 35A में अगर बात की जाती है, में 35A में अगर हम बात कर लेते हैं, जम्मू कश्मीर की बात की जाती है। ठीक है, 35A में किस राज्य के विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया था? तो जम्मू कश्मीर। वहीं अगर आर्टिकल 2A अगर बात करते हैं, ये तो खत्म कर दिया गया था, ये सिक्किम से संबंधित हो जाता है। सन कौन सा सन है जो उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और अब भी है? तो कब उड़ीसा शामिल हुआ? तो उड़ीसा जो शामिल हुआ 1950 में शामिल हुआ। आर्टिकल 371 71 के आई, अच्छा आई में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो आई की जब भी बात आएगी तो नागालैंड। ठीक है, नागालैंड हो जाता है। कौन से भाग में केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? मतलब यूटी के बारे में बताया गया, तो यूटी जब भी बात आएगी तो आपका भाग 7 हो जाता है। ठीक है, भारत के भाग 7 की 8 है, भाग 8 में यूटी हो जाएगा। ठीक है, भाग 8 में यूटी हो जाएगा, तो आपका कौन सा भाग 8 हो जाएगा? ठीक है, भाग 8 हो जाएगा। अरे भाई कहाँ चले गए? तो ये रहा आपका कौन सा भाग 8। ठीक है, अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई हैं? तो अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो आपका
संघीय संसद को सौंपी गई हैं। अवशिष्ट विधियों पर विधि निर्माण का अधिकार किसके पास में होता है? तो संघ के पास में होता है। संघ ही बनाएगा, ठीक है, स्टेट को नहीं दी गई है। कौन से केंद्र में सार्वजनिक कमियों की भर्ती और सेवा की शर्तों से संबंधित विवादों में भाग लेने के लिए जिम्मेदार है? तो आपका इसका जो सही उत्तर बन जाएगा वो आपका केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण, ठीक है, ये वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किसके आदेश द्वारा हटाया जा सकता है? किसके आदेश द्वारा हटाया जाएगा भाई? तो ये आपका राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा। भारतीय मानक ब्यूरो किस केंद्रीय मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य करने वाला एक वैधानिक निकाय हो जाता है? तो ये मानक ब्यूरो जो है वैधानिक निकाय है, किसके अंतर्गत कार्य करता है ये पूछा जा रहा है। तो उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन। किसने भारतीय संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णित किया है? तो किसने किया है? तो ये आपका मॉरिस जोन्स ने किया है। ओ भैया जोन्स। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में वर्णित उत्तरदायित्वों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार का कौन सा उत्तरदायित्व हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पात्र परिवारों की पहचान करना, ठीक है। तो आपका डी वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, क्या पूछा है? केंद्रीय बजट 2023-24 में अमृत पीढ़ी का संबंध किससे हो जाता है? तो ये अमृत पीढ़ी का संबंध युवा शक्ति से हो जाता है। युवा शक्ति का देख रहे हो क्या हाल चाल चल रहा है। लोकसभा के समक्ष वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो वार्षिक बजट केंद्रीय वित्त मंत्री भाई साहब पेश करेगा। किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व है? राज्यों की परिषद में मतलब यूटी का जो राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व है, तो ये आपका कौन सा हो जाता है? तो आपका पुडुचेरी हो जाता है, ठीक है भाई। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के निम्नलिखित में से किस धारा में चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिभाषित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका धारा 4, ठीक है, धारा 4। भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ क्या है? भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ क्या हो जाता है? तो ये आपका हो जाता है कि अधिकार जिनको केंद्रीय सूची या राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया जाता है, उन्हें आपका अवशिष्ट अधिकारों का अधिकार कहा जाता है। भारतीय संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। कब बनाएगी? अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावित करने के लिए। बिल्कुल सही है, संबंधित राज्य की सहमति से। तो ऐसा तो यहाँ पर कुछ भी, हाँ ये तो बात सही है, ठीक है। राज्य अगर राज्य स्टेट चाह रहा है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में, ये भी सही है। राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से हेतु पारित करे तब भी। तो ये आपका सभी चारों मामले बिल्कुल सही दिए गए हैं। केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के विवरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के विवरण को नियमित करते हैं? तो कौन से अनुच्छेद? तो 200 आपका ये हो जाते हैं, कौन सा? 246 और 245 और 246 हो जाएंगे। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो आपका ये करता है किस रूप में? तो राज्यों का संघ के रूप में यहाँ पर वर्णित करता है। ए वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है। क्या कारण रहा है? केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण क्या रहा है? तो ये आपका देखने को मिलता है राज्यपाल का पद, यही अड़ंगा लगाते हैं, ठीक है, अड़ंगा लगाते हैं। सरकारिया आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो ये आपका केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित हो जाता है, सरकारिया आयोग। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, रेलवे भारत के संविधान में कौन सी लिस्ट में आता है? तो आपका रेलवे आपका संघ सूची का विषय हो जाता है, केंद्रीय सूची का विषय हो जाता है। अगला चैप्टर है हम लोगों का, जो हम लोग चैप्टर कर चुके हैं 7। अब अगला चैप्टर है 8 नंबर का। 8 नंबर का चैप्टर है, कह रहा है न्यायिक ढांचा और सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय। यहाँ पर हम लोग 8वां चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ठीक है। इसमें भी हम सवाल कितने करेंगे? तो इसमें भी हम सवाल जो करेंगे वो आपके लमसम आपके अप्रॉक्स 30 सवाल होंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के जो अधीन आता है, कैसे? तो ये आपका किस में आएगा? तो भाई मौलिक क्षेत्राधिकार में आएगा, ठीक है। किस समादेश के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र से बाहर
दिए गए किसी फैसले के संबंध में अवर कोर्ट से कार्रवाई के रिकॉर्ड पुनरीक्षण के लिए मांग सकते हैं। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कौन सी रिट हो सकती है। तो रिकॉर्ड के रूप में तो ये आपका हो सकता है उत्प्रेषण में ही, ठीक है। परमादेश तो हम आदेश देते हैं ऐसा, ठीक है। चलो भाई अगला, किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना को स्थापित करते हुए कहा कि राज्य व्यवस्था की लोकतांत्रिक कृति आधारभूत संरचना का अनिवार्य घटक है। तो ये आपका तो कौन सा हो जाता है, तो आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, सी वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। आधारभूत ढांचा वाला जो अगर सवाल आता है यही लगा दें। भारत का सर्वोच्च न्यायालय को अस्तित्व में आता है, तो सर्वोच्च न्यायालय जो अस्तित्व में आता है वो भाई साहब आपका 26 जनवरी 1950 को आता है, ठीक है। किस वर्ष तक दिल्ली के उच्च न्यायालय को हिमाचल प्रदेश पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना जारी रखा। तो ये किस वर्ष तक दिल्ली के उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग जारी रखा था, तो ये आपका 1967 तक रखा था, ठीक है। कुटुंब न्यायालय विधेयक 2022 के संदर्भ में कौन से कथन आपके सही हैं, ये पूछ रहा है। तो कौन से सही है, तो देखो भाई, कुटुंब न्यायालय विधेयक 18 जुलाई 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था, ये तो बात सही है। कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 में संशोधन करता है, ये भी सही है। यह अधिनियम राज्य सरकारों को कुटुंब न्यायालय स्थापित करने की अनुमति देता है, ये गलत हो जाता है। यह अधिनियम पंजाब और तमिलनाडु में लागू नहीं है, ये सही है। तो आपका 1, 2, 4 सही है, ठीक है। चलो भाई अगला सवाल बात कर लेते हैं यहाँ पर। अगला सवाल पूछा गया है, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की जाती है। तो दिल्ली उच्च न्यायालय की जो स्थापना की जाती है वो आपका 1966 में की जाती है। कब, 1966 में की जाती है, ठीक है। 1966 में की जाती है, ठीक है। कब, 1966 में की जाती है, ठीक है। भारतीय न्यायिक प्रणाली में PIL का अर्थ क्या होता है, तो आपका ये होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, ठीक है। इसका तो फुल फॉर्म यानी भगवती PN भगवती के उन्होंने शुरू करा था, उसी के उपलक्ष्य में भारत में पहला उच्च न्यायालय सन में स्थापित किया गया था। तो आपका पहला उच्च न्यायालय जो 1862 में किया गया था, 1862 में किया गया था। 1861 का अधिनियम के तहत और आपका 1862 में इसकी स्थापना हो जाती है। किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो मूल संरचना जब भी आएगा तो आपका केशवानंद भारती केस 1973 की यहाँ पर चर्चा हो जाएगी। भारतीय न्यायपालिका की संरचना कैसी है, तो ये आपकी कैसी संरचना हो जाती है, भारतीय न्यायपालिका की जो संरचना 1 स्त्री 3 स्त्री 2 स्त्री 5 स्त्री, कौन सा भैया स्त्री हो जाएगी, 3 स्त्री, ठीक है। जो आपका नहीं, आपका एक है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर आपका हाई कोर्ट, फिर आपका सुप्रीम कोर्ट, ये 3 तरीके की संरचना हो जाएगी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को केवल के आधार पर हटाया जा सकता है, तो ज्ञान की कमी ऐसा नहीं, हत्या के आरोप नहीं, संविधान का अनादर या सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता। तो 12 का जो उत्तर सही हो जाएगा, दूसरा वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार क्षेत्र इसे केंद्र और राज्यों के बीच विवाद को निपटाने की अनुमति देता है, तो कौन सा हो जाता है भाई, तो ये आपका जो उत्तर सही हो जाएगा मूल क्षेत्राधिकार, जस्ट अभी बताया गया था ऊपर भी, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद द्वारा निम्नलिखित में से किसके जरिए हटाया जा सकता है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद द्वारा कैसे हटाया जा सकता है, तो ये हटाया जा सकता है विशेष बहुमत से भैया हटाया जाएगा, ठीक है। हल्का फुल्का मत लेना इनको, ठीक है। ओके, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि हमारे देश में न्यायपालिका की सुंदरता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछ रहा है भाई। चलो भाई स्वीक लेते, न्यायपालिका के पास न्यायालय की अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति होती है, हाँ होती है, ये तो होती है। न्यायाधीश अपने वेतन और भत्ते के लिए वित्तीय रूप से कार्यपालिका और विधायिका दोनों पर निर्भर होते हैं, ये गलत है, ठीक है। और भारतीय संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में दी गई प्रक्रिया अत्यंत कठिन है, बिल्कुल ठीक है। न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधानमंडल शामिल नहीं होता है, ये भी बात सही है आपका, ठीक है। भारतीय न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है, भारतीय जो न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है, तो एकीकृत द्वैध प्रणाली नहीं, ये तो गलत है। किस पर है, एकल एकीकृत प्रणाली पर आधारित है, ठीक है। भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य क्या होता है,
तो महान्यायवादी का जो कर्तव्य होता है कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना। ठीक है, ये वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। अच्छा, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को उनके संबंध में देय पेंशन पर प्रभारित की जाती है। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों, तो ये आपका भारत की संचित निधि पर भारित की जाती है। भारत के संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास में होती है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास में होती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बेटियों को उनकी पैतृक संपत्ति के समान अधिकार प्रदान करने के लिए किस अधिनियम में संशोधन किया है? तो कौन सा अधिनियम में संशोधन किया गया? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन किया गया है। भारत का संविधान अपने को वोट डालने का अधिकार देता है, तो सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। ठीक है, डी वाला सही हो जाएगा। विधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं, तो विधान परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं वो आपका विधान परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। अच्छा भैया, ठीक है। अदालतों की अवमानना नियम को अदालतों की अवमानना को दंडित करने और उनके संबंध में उनकी प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए कुछ अदालतों की शक्तियों को परिभाषित करने और सीमित करने के लिए पारित किया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियम पारित किया गया था? अच्छा भैया, तो कौन सा है हो जाएगा, कौन सा सन पूछा जा रहा है आपसे? तो इसका सही उत्तर आपका 1971 में किया गया था। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्य के लिए अपने पद पर बने रहने की अधिकतम आयु कितनी होती है? तो अधिकतम आयु कितनी होगी? ये होती है आपका 62 वर्ष होती है। कितनी होगी? 62 वर्ष होती है। अच्छा भैया, संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों 62 वर्ष होती है या 65 वर्ष होती है भाई? कितना होगा भाई? 65 वर्ष हो जाता है। कितना हो जाएगा? 65 वर्ष हो जाता है। ठीक है, 65 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? इसका 65 वर्ष हो जाता है। अगर स्टेट का पूछता, ठीक है, स्टेट का पूछता तो आपका 62 वर्ष हो जाता है। भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वित्त आयोग के आपका केसी नियोगी जी हो जाते हैं। कौन भैया? केसी नियोगी जी हो जाते हैं भाई। ठीक है, और अगर वही हम बात करते हैं कि अरविंद सुब्रमण्यम जी आपका जो है 23वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हो जाते हैं। ठीक है, 22वें आपके एन.के. सिंह थे। ठीक है, चलो भाई आगे बात कर लेते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है। क्या सवाल पूछा जा रहा है? अच्छा सवाल पूछा गया, अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो आपका मुख्य न्यायाधीश कार्य करेगा। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्य करेगा। देश के निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा हो जाता है? तो ये भाई साहब आपका अपने वाला है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा बताओ, यहाँ पे सबसे ज्यादा वो आपके वो 160 यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो भाई आगे बात करते हैं। तो कौन सा हो जाता है? उच्च क्षेत्र, अच्छा नहीं, अगर ये पूछता क्षेत्राधिकार पूछ रहा तो ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय हो जाता है। ठीक है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय इसका उत्तर हो जाएगा। बाकी अगर पूछता है कि सर्वाधिक जो सबसे बड़ा न्यायिक अदालत कौन सी है, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के भाग 5 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन एवं स्वतंत्रता, शक्तियों तथा अधिकार क्षेत्र के बारे में कब से कहाँ से कहाँ बताया गया? तो आर्टिकल 124 से 147 तक बताया गया। ठीक है, 128 का ए वाला उत्तर सही है। भारतीय उच्च न्यायालय ने जनवरी 2017 में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जिसके अनुसार राजनीतिक दल और राजनीतिज्ञ निम्नलिखित में से क्या नहीं कर सकते हैं? कौन क्या नहीं कर सकते हैं? तो कह रहा है कि अशांति या दंगों की स्थिति में पुलिस को बुलाना, ये तो यार कर सकते हैं। जाति, समुदाय, धर्म एवं भाषा के आधार पर वोट मांगना, ये नहीं कर सकते। लेकिन यार ये तो फिलहाल चल रहा है, मोदी योगी जी खूब मांगते हैं हिंदू मुस्लिम पे। ट्रैफिक को बाधित कर वोट प्राप्त करना, ट्रैफिक को बाधित कर ये भी अच्छा, मतदाता चिन्हों का प्रदर्शन, ये तो कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या नहीं कर सकते हैं? तो ये वाला नहीं कर सकते, दूसरा वाला। ठीक है, ओके। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कितने वर्षों तक न्यूनतम अवधि तक अनुभव होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? तो भाई साहब कितना होना चाहिए? 10 साल होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोगों ने चैप्टर कितने कर लिए? 8 चैप्टर हो चुके पॉलिटी के। अब हम नवा चैप्टर बात करेंगे स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के बारे में। यहाँ पर हम भाई साहब चर्चा करेंगे। ठीक है,
चलो चर्चा कर लेते हैं भाई। अब हम कितने सवाल यहाँ पर, लास्ट चैप्टर है, पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। 5 नंबर हम यहाँ से गारंटी लेते हैं, आपको 5 नंबर यहीं से देखने को मिलेंगे। कैसा वीडियो लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और लाइक वगैरह शेयर वगैरह दोस्तों कर दिया करो, ठीक है, मेहनत पड़ती है वीडियो में, तो आप जानते हो। पहला सवाल पूछा गया है, कौन सा संशोधन शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित हो जाता है, तो 73वां संविधान संशोधन आपका, और सॉरी शहरी वाला पूछा गया तो आपका 74वां संविधान संशोधन हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछता है ग्रामीण वाला तो आपका 73वां वाला हो जाता। कौन जिला स्तर पर आपदा निवारण तथा राहत उपायों के लिए उत्तरदायी है, तो कौन हो जाता है, जिला स्तर पर। जिला स्तर पर कौन होगा भाई, ये आपका जिलाधीश होगा, ठीक है। कौन होगा, जिलाधीश हो जाएगा, और कौन होगा, जिलाधीश ही तो होंगे। अच्छा, तहसीलदार की नियुक्ति होती है, तो तहसीलदार की नियुक्ति होती है तो आपका कैसे होती है भाई, तो राजस्व मंडल द्वारा होती है, ठीक है। अगला सवाल है, पूछा रहा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, ठीक है। कहाँ पर भाई साहब नहीं है, तो दिल्ली में नहीं है, दिल्ली में नहीं है। अच्छा, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश सिफारिश की कि निर्णय लेने की शक्ति को विकेंद्रीकृत किया जाए और निर्वाचित स्थानीय निकायों की स्थापना की जानी चाहिए, तो किसने कहा था, तो बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की थी। भारत में पंचायती राज संस्था स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाता है, तो आपका राजस्थान का नागौर जिला हो जाता है। विधानसभा ने पंचायती राज संशोधन बिल 2018 पारित किया, किस विधानसभा ने, ताकि 3 सत्रों को पंचायती राज प्रणाली की अंचल समिति को रद्द कर राज्य में दो सतह की प्रणाली की स्थापना की जा सके। ये दो वाले यार कौन लेके आएंगे, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चलो भाई, कौन सा भारत का पहला नगर पालिका निगम था, तो कौन सा हो जाता है, तो मद्रास वाला क्या हो जाएगा भाई, तो ये मद्रास वाला ही हो जाता है, मद्रास नगर निगम। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं की पुनः स्थापना और राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम क्या रखा गया था, तो ये आपका रखा गया था क्या, कल्याण सिंघवी समिति, ठीक है। और बलवंत राय समिति 1957, जीवी के राव 1977, अशोक मेहता 1977 है, जीवी के राव वाली आपको बताना ये 85 में है, ठीक है। अगर पंचायत स्थगित होती है तो चुनाव होगा, स्थगित समय से 6 माह के अंदर आपका चुनाव हो जाना चाहिए, ठीक है। ए वाला उत्तर सही है। हरियाणा पंचायती राज संशोधन बिल 2015 के अनुसार पंचायती राज इंस्टीट्यूशन चुनाव में उम्मीदवारों की न्यूनतम योग्यता क्या निर्धारित की गई है, तो न्यूनतम योग्यता भाई साहब मैट्रिक निर्धारित की गई है। मैट्रिक मतलब वो 10वीं पास बंदा होना ही चाहिए, तभी काम हो पाएगा, अन्यथा काम नहीं हो पाएगा। चलो भाई, दिसंबर 2015 में किस विकल्प को हरियाणा में पंचायत चुनाव में लेने हेतु मानदंड के रूप में घोषित किया गया था, तो ये रखा गया था, हरियाणा वालों ने क्या रखा था, हरियाणा वालों ने रखा था घर में एक प्रयोजन मूलक शौचालय होना चाहिए, तभी आप खड़े हो सकते हो। ओ भाई साहब, राजस्थान में लगभग 93% आदिवासी महिलाएं सरपंच के पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकती क्योंकि वे पर्याप्त रूप से शिक्षित नहीं है। शिक्षा संबंधी आवश्यक योग्यता क्या रखी है, तो उन्होंने क्या रखी है, उन्होंने रखी है न्यूनतम योग्यता कक्षा 5 रखी है, ठीक है। राजस्थान में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से क्या है, तो निम्नलिखित में क्या है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से क्या है, ये क्या पूछा गया यार, तो ये एक सदस्यीय निकाय है। अच्छा ओके। पंचायती राज, अगला सवाल पूछा गया, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव द्वारा आयोजित किया जाता है, तो राज्य सरकारों के द्वारा, राज्य चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाता है, ठीक है। तो आपका कौन सा सी वाला उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है, ये गलत है, सी वाला होगा। पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है, तो ये आपका हो जाता है किसके अंतर्गत, तो भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। 73वां संविधान संशोधन जो है कि वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हो गई थी, तो ये आपका 64वां संविधान संशोधन बिल से हो गई थी। ये देखो कितना डीप पूछा गया, ठीक है। जब हमने मतलब लेखपाल वगैरह की तैयारी करी थी तब ये पढ़ा था, ठीक है। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है, तो आपका ये 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से दिया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो आपका 73वां संविधान संशोधन, जस्ट वही पूछा गया। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, पंचायती राज्यों को, पंचायती राज से व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है।
अगला पूछा गया है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी जाती है? तो हाँ जी, कुछ कार्य करवा दो, ऐसे याद कर सकते हो तो आपका आर्टिकल 243 का जी, ठीक है। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य किसमें दिए गए हैं? तो आपका इसमें भैया 11वीं अनुसूची में बताए गए हैं। किसमें? 11वीं सूची में, ठीक है, 11वीं सूची में। पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने की अधिकृत है। पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने की अधिकृत है। तो देखो, इसका जो सही उत्तर बनेगा, राज्य का विधानमंडल ही बनाएगा, ठीक है, ये करेगा। अगला सवाल, न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती? तो ये न्यूनतम तो रखा गया यार, इतना तो होना ही चाहिए। कितना? 20 लाख होना चाहिए, ठीक है। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो ये आपका सीधा सीधा 6 माह के अंदर निर्वाचन होगा। ये किसी का भी हो, यार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सभी। कौन सा कार्य जो स्थानीय प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में कौन सा है जो नहीं आता है? ठीक है, नहीं आता है। तो ये देखो, आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य आता है, स्वच्छता आता है, जनोपयोगी सेवा आता है, सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव ये नहीं आता है, ठीक है। अगला, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, नहीं आता है। तो ये कौन सा नहीं आएगा? तो ये भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, ये तो आएगा। न्यायिक पुनर्विलड़, ये नहीं आता है, ठीक है, ये थोड़ी ना आएगा। निर्धनता निवारण एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, ये आता है। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो ये किसके द्वारा चुनाव किसके द्वारा लिए जाते हैं भाई? तो ये राज्य सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है। तो किसके द्वारा पंचायत चुनाव निर्णय का मतलब कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाएगा? तो राज्य सरकार द्वारा लिया जाएगा। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो पंचायती राज प्रणाली आपकी किस सूची में आ जाएगी भाई? तो ये राज्य सूची में आ जाएगी। किसमें? राज्य सूची में आ जाएगी। तो दोस्तों, कंप्लीट हमने कर लिया है। और अप्रॉक्स हमने कितने सवाल करे? अप्रॉक्स हम लोगों ने जो सवाल करे हैं 255 से ज़्यादा सवाल करे हैं, ठीक है। और कितने? 1 घंटा 20 मिनट में करे हमने। कैसा लगा वीडियो भैया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे अगर पहली बार आए तो भैया सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना एक बार भैया दोस्तों, ठीक है। लाइक नहीं करते यार, लाइक करने में क्या ज़्यादा अच्छा, ठीक है। और शेयर वगैरह अगर करने का मन हो तो कर देना, ठीक है। ओके, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये पॉलिटी का हो गया, फिर हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऐसे मिलेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।